स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के इस खास कार्यक्रम न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडो रशिया रिलेशंस की, जो पिछले कुछ समय से मजबूत होने के बावजूद कई तरह की ग्लोबल क्राइसिस की वजह से चुनौतियों का भी सामना कर रही है। कोविड, क्लाइमेट चेंज और रशिया यूक्रेन वार का जियो इकोनॉमिक्स पर जो प्रभाव पड़ा वो दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए भारी पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी धीमी हो रही है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है। जहां भारत ग्लोबल अफेयर्स में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर आशान्वित है, वहीं रूस ने खुद को नेटो के साथ लंबे संघर्षों में उलझा रखा है। नेटो और पश्चिमी देश चाहते हैं कि लंबे संघर्षों के चलते रूस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली यानी सैन्य क्षेत्र में कमजोर होता जाए। पिछले एक साल से रूस यूक्रेन वॉर के चलते भारत के सामने कई बार बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन भारत ने ग्लोबल स्तर पर एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए रूस के साथ अपने संबंधों पर भी आंच नहीं आने दी। इस दौरान यूक्रेन की संप्रभुता का वायलेशन करने के आरोप में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के खिलाफ कई निंदा प्रस्ताव पारित किए, लेकिन भारत ने खुद को इससे दूर रखा और खुले तौर पर रूस की निंदा न करने का फैसला किया। इस वजह से भारत को कुछ पश्चिमी देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन सितंबर 2022 में समरकंद में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से रूस के राष्ट्रपति से कहा कि दिस वाज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, यानी ये समय युद्धों का नहीं था। इसका मैसेज बिल्कुल साफ था कि रूस यूक्रेन को डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के जरिए खत्म करना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। हालांकि सार्वजनिक रूप से तो ये नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन वॉर के खात्मे के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने में इच्छुक है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस वक्त भारत G20 का प्रेसिडेंट है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर भारत की इंडिपेंडेंट पोजीशन की रूस ने सराहना की है। इस वजह से इकोनॉमिक फील्ड में इंडो रशियन रिलेशंस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई है। इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें तो दोनों देशों की ओर से इस दिशा में कई तरह के कदम उठाए गए हैं और इसका प्रभाव भी दिख रहा है। मसलन डिस्काउंटेड प्राइस पर रूस से तेल खरीद बढ़ने के कारण पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच बाइलैटरल ट्रेड में 170% की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2022 में रूस भारत को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। भारत और रूस को ईरान के रास्ते कनेक्ट करने वाला द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC रिवाइव कर दिया गया है। दोनों देश डॉलर से बचने के लिए एक अल्टरनेटिव पेमेंट अरेंजमेंट्स पर बातचीत कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए रशियन बैंकों ने भारत के अपने पार्टनर बैंकों के साथ स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, यानी हथियारों की खरीद के लिए एक या कुछ ही देशों पर निर्भरता कम की है। लेकिन इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल संबंध अभी भी मजबूत बने हुए हैं। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। भारत और रूस मिलकर सफलतापूर्वक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इन मिसाइल्स को भारत फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दोनों देश मिलकर राइफल्स बनाने की एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस मिलकर INDRA नाम से ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं। 2021 में इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग की शुरुआत की गई, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स ने की थी। इसके अलावा ऐसे और भी कई इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिनमें दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। भारत ने बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है। इन सेक्टर्स में बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स सामने आए हैं। स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया है। दोनों देशों को मौजूदा न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन को और तेज करने की जरूरत है। भारत अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के बेड़े को एक्सपेंड करने और यहां तक कि उन्हें एक्सपोर्ट करने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच ये संबंध बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से ही चल रहे हैं, बल्कि उतार चढ़ाव भी दिखते रहते हैं। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वाड में भागीदारी को लेकर रूस काफी चिंतित है। दरअसल क्वाड में भारत को पैसिफिक और इंडियन ओशन एरिया में
चीन की बढ़ती सक्रियता के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि क्वाड में भारत की भागीदारी रूस के सुरक्षा हितों को कंट्राडिक्ट नहीं करती है। वास्तव में भारत एक खुले और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र की वकालत करता है। क्वाड से अलग भारत चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर को एक्टिवेट करने पर काम कर रहा है, जो इंडियन और पैसिफिक ओशन से होते हुए रूस के पूर्वी इलाके तक जाएगा। भारत को लेकर रूस की कुछ चिंताएं हैं तो रूस को लेकर भारत की भी कुछ परेशानियां हैं, खासकर रूस और चीन के संबंधों को लेकर। चीन पर रूस की निर्भरता ऐसे वक्त काफी बढ़ती जा रही है जब दुनिया में चीन की असर्टिवनेस यानी हठधर्मिता ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खासकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत में रशियन मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई की कॉन्टिन्यूटी और रिलायबिलिटी को लेकर भी आशंकाएं हैं। हालांकि भारत ने भविष्य के लिए अपने मिलिट्री टेक्निकल कोलैबोरेशंस के विकल्प खुले रखे हैं। दोनों देशों के बीच हाई लेवल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी भारत और रूस को अपने वर्तमान संबंधों पर विचार करने की जरूरत है और अपने संबंधों को और मजबूत करने के मौकों की तलाश करने की भी जरूरत है, ताकि ये संबंध बढ़ते ग्लोबल अनसर्टेनिटी के एडवर्स इम्पैक्ट से बचे रहे। रूस और भारत को दोनों क्षेत्रों के डायनेमिक्स और एक दूसरे की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विकसित करने की जरूरत है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।